कैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो है कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है विज्ञान और पेपर है वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए। पूरे उत्तरों के साथ है। समय मिलेगा इसमें 2 घंटे 45 मिनट। पूर्णांक है 80 अंक। और सबसे पहले पढ़ेंगे इसके सामान्य निर्देश। तो पहला निर्देश है परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। जैसे ही पेपर मिलेगा उस पर अपना रोल नंबर लिखना है। सबसे पहला काम करना है। दूसरा निर्देश है प्रश्न पत्र में कुल 24 प्रश्न हैं। इस पेपर के अंदर कुल मिलाकर 24 प्रश्न हैं। तीसरा निर्देश है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। सारे के सारे प्रश्नों को करना जरूरी है, अनिवार्य है यदि आते हैं तो। चौथा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। इस पेपर के साथ एक उत्तर पुस्तिका भी मिलेगी। इस प्रश्न पत्र में से प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पांचवा निर्देश है जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। तो जिस प्रश्न के अंदर छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उन्हें आंतरिक खंड के प्रश्न कहते हैं। और उत्तर पुस्तिका में जब भी ये प्रश्न करना है तो उसके सारे इन छोटे प्रश्नों को, आंतरिक खंड के प्रश्नों को एक साथ ही हल करना है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहले प्रश्न का आंतरिक खंड का पहला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन द्वारा निम्न में से पृथक किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए है रेत को, ब अमोनियम क्लोराइड को, से सोडियम क्लोराइड को, द चॉक पाउडर को। 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है उसे उत्तर तालिका बनाकर उत्तर तालिका में लिख देना है। पहले प्रश्न का आंतरिक खंड का दूसरा प्रश्न है वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है वो सही ऑप्शन चुनकर अपनी उत्तर तालिका में लिखना है। तो 4 ऑप्शंस हैं। ए पारा, ब सोना, से लोहा, द तांबा। तीसरा आंतरिक खंड का प्रश्न है H2SO4 का अणु द्रव्यमान 98 है यदि ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 16U तथा 1U है तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें से एक सही ऑप्शन है। उस सही ऑप्शन को उत्तर तालिका बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहले प्रश्न का आंतरिक खंड का चौथा प्रश्न है लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों। ए राइबोसोम में, ब माइटोकॉन्ड्रिया में, से रस धमनियों में, द गोल्जी उपकरण में। तो 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है उत्तर तालिका में लिखना है। 5वां प्रश्न है आंतरिक खंड का निम्न में से मोनेरा का उदाहरण नहीं है। तो 4 ऑप्शंस हैं। ए नील हरित शैवाल, ब साइनोबैक्टीरिया, से डाई एटम, द माइकोप्लाज्मा। तो सही ऑप्शन है वो उत्तर तालिका में लिखना है। 6ठा प्रश्न है सर्कस में दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर बैठा घुड़सवार उछलकर पुनः घोड़े पर आ जाता है क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए वृत्तीय प्रथम गति है,
ब स्थिरता का जड़त्व है, स गतिशीलता का जड़त्व है, द ये असंभव है। जो सही ऑप्शन है चार में से ए, ब या स या द, उसको उत्तर तालिका में लिखना है। सातवां प्रश्न है जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ होता है? तो सही ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है चारों ऑप्शंस में से उसे उत्तर तालिका में लिखना है। पहले प्रश्न का आंतरिक खंड का आठवां प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान है। तो मान इसका नियत रहता है या बढ़ता रहता है या घटता रहता है या शून्य होता है। चार ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है उसको उत्तर तालिका में लिखना है। पहले प्रश्न का आंतरिक खंड का नौवां प्रश्न वह रोग जो एक बार होने पर पुनः होने की संभावना नहीं रहती है वह है ए कुष्ठ रोग, ब चेचक, स मलेरिया, द जुखाम। इनमें से चार में से जो सही ऑप्शन है वो उत्तर तालिका में लिखना है। 10वां प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा का प्रतिशत है। तो सही ऑप्शन चारों में से लिखना है अपनी उत्तर तालिका में। अब दोस्तों ये उत्तर तालिका है जिसमें सभी 10 प्रश्नों के सही ऑप्शंस लिखे हुए हैं। पहले का ब, दूसरे प्रश्न का ए, तीसरे प्रश्न का स सही है, चौथे प्रश्न का द ऑप्शन सही है, पांचवें प्रश्न का स सही है, छठे का स, सातवें का ए, आठवें का ब और नौवें प्रश्न का ब, 10वें प्रश्न का ए सही है। प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो आंतरिक खंड के प्रश्न हैं ये भी। दूसरे प्रश्न का पहला आंतरिक खंड का प्रश्न है निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे रिक्त स्थान अवस्था में आ जाता है। यहाँ रिक्त स्थानों में लिखना है जो सही शब्द है। दूसरा रिक्त स्थान एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तीसरा प्रश्न है आंतरिक खंड का आवोगाद्रो संख्या का मान रिक्त स्थान होता है। और चौथा प्रश्न है कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर रिक्त स्थान कहते हैं। अब दोस्तों देखिए दूसरे प्रश्न के जो आंतरिक खंड के प्रश्न हैं उनके उत्तर देख लीजिए। पहला निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, यहाँ रिक्त स्थान में ठोस आ जाएगा। दूसरा है मिश्रण, रिक्त स्थान के अंदर आ गया मिश्रण एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तीसरा प्रश्न है आवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। चौथा आंतरिक खंड का प्रश्न है कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। लाल रंग में रिक्त स्थानों की जो पूर्ति हो रखी है लाल रंग के शब्दों से। प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित में सही कूट कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर सामान्य नाम दे रखे हैं। उड़न छिपकली, घरेलू छिपकली, तारा मछली चौथे नंबर पर है उड़न मछली। इनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं उनको सही उनके सामने जमाना है। तो यहाँ देखिए सामान्य नाम उड़न छिपकली जिसका वैज्ञानिक नाम है ड्रैको। दूसरा है घरेलू छिपकली, इसका वैज्ञानिक नाम है हेमीडेक्टाइलस। तीसरा है तारा मछली, इसका वैज्ञानिक नाम है एस्टीरियस। चौथा है उड़न मछली, इसका वैज्ञानिक नाम है एक्सोसीटस। अब है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर
एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है आंतरिक खंड का। चौथे प्रश्न का आंतरिक खंड का पहला प्रश्न, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? दूसरा प्रश्न है, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होता है? चौथे प्रश्न का आंतरिक खंड का चौथा प्रश्न, कोशिका में CO2 व O2 का आवागमन किस क्रिया से होता है? चौथे प्रश्न का आंतरिक खंड का पांचवा प्रश्न, स्तनधारी जंतुओं की त्वचा की विशेषता बताइए। छठा प्रश्न है, बल का MKS पद्धति में मात्रक लिखिए। सातवां है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? आठवां प्रश्न, ऊर्जा किसे कहते हैं? नौवां प्रश्न, बैक्टीरिया का संक्रमण होने पर किसका उपयोग लाभदायक होता है? 10वां प्रश्न है, पीलिया रोग का कारक क्या है? 11वां प्रश्न है, जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा कौन कौन सी है? 12वां प्रश्न, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? अब इन आंतरिक खंडों की बारे के बारे प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहले का है केल्विन। दूसरा प्रश्न का उत्तर है, जब विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1 और 8 में होता है। चौथा प्रश्न है, कोशिका में CO2 व O2 का आवागमन विसरण की क्रिया से होता है। पांचवा प्रश्न का उत्तर है, स्तनधारी जंतुओं की त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। छठे प्रश्न का उत्तर है, बल का MKS पद्धति में मात्रक है न्यूटन। सातवें प्रश्न का उत्तर है, विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आठवें प्रश्न का उत्तर है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नौवें प्रश्न का उत्तर है, बैक्टीरिया का संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक का लेना लाभदायक होता है। 10वें प्रश्न का उत्तर है, हेपेटाइटिस की वायरस ही पीलिया रोग के कारक हैं। 9वां प्रश्न का उत्तर है, जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा है स्थल, दूसरा जल, तीसरा वायु। 12वें प्रश्न का उत्तर है, वायुमंडल में SO2 व NO2 की मात्रा बढ़ जाने पर यह वर्षा के पानी के साथ मिलकर पृथ्वी पर गिरती है, जो अम्लीय वर्षा कहलाती है। खंड ए समाप्त हो गया है, खंड ब शुरू हो गया है। खंड ब के अंदर लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 5 से 17 के उत्तर 50 शब्दों में देने हैं। तो 5वां प्रश्न है, संगलन किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया में तापमान समान क्यों रहता है? उत्तर देखेंगे। किसी ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना संगलन कहलाता है। संगलन की प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में प्रयुक्त होती है, अतः तापमान समान रहता है। यह माना जाता है कि यह ऊष्मा पदार्थ में गुप्त ऊष्मा के रूप में छुपी रहती है। प्रश्न संख्या 6, पदार्थ की गैस अवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। पदार्थ की गैस अवस्था की विशेषताएं हैं, पहला, इनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दूसरा, इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार व आयतन ये ग्रहण कर लेती हैं। तीसरा है, गैस की संपीड्यता ठोस व द्रव की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। प्रश्न संख्या 7, पेट्रोल और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन जो कि आपस में घुलनशील हैं,
के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री से अधिक का अंतराल है। उत्तर: पेट्रोल और मिट्टी के तेल यानी केरोसिन को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है, क्योंकि इनके क्वथनांकों में 25 डिग्री से अधिक का अंतर है तथा दोनों एक दूसरे में घुलनशील हैं। इसके लिए प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, मिश्र धातु किसे कहते हैं? इन्हें मिश्रण क्यों का समझा जाता है? उत्तर: मिश्र धातु ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा उसके अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटक रखते हैं, जैसे पीतल 30%, जिंक और 70% कॉपर का मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 9, यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? उत्तर: 1 मोल कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान दिया हुआ है 12 ग्राम, या 1 मोल कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान 6.022 गुणा 10⁻22 कार्बन परमाणु बराबर 12 ग्राम। अतः देखिए, इतने परमाणुओं का वजन है 12 ग्राम। कितने परमाणु? 6.022 गुणा 10⁻22 कार्बन के परमाणु हैं जिनका वजन है 12 ग्राम। तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होगा, 12 में भाग दे देंगे 6.022 गुणा 10⁻22 का, तो आ जाएगा 1.9927 गुणा 10⁻23 ग्राम। एक कार्बन परमाणु का वजन आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। प्रश्न संख्या 10, कोशिका क्या है? कोशिका की आकृति व आकार के बारे में आप क्या समझते हैं? उत्तर: कोशिका के सभी जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। सामान्यतया कोशिकाएं गोल या अंडाकार होती हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है तथा प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है, जैसे तंत्रिका कोशिका। प्रश्न संख्या 11, आदिम जीव किन्हें कहते हैं? ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न हैं? उत्तर: आदिम जीव वे जीव जिनकी शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, आदिम जीव कहलाते हैं। आदिम जीव तथाकथित उन्नत जीवों से संरचना में भिन्न हैं क्योंकि उन्नत जीवों की शारीरिक संरचना में विकास के साथ साथ पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। इनकी संरचना अपेक्षाकृत जटिल हो गई है। प्रश्न संख्या 12, सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है। उत्तर: किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थ की मात्रा होती है। द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व का माप है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी गेंद को ठोकर मारते हैं तो वह बहुत दूर चली जाएगी, परंतु यदि हम उसी आकार के किसी पत्थर को ठोकर मारेंगे तो पत्थर अपने स्थान से दूर नहीं जाएगा और हमारे पैर में भी चोट लग जाएगी, क्योंकि गेंद की अपेक्षा पत्थर में अपनी गति के परिवर्तन को रोकने की क्षमता होती है तथा पत्थर का जड़त्व भी अधिक होता है। प्रश्न संख्या 13, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी
किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र देख लीजिए। सूत्र F बराबर G M कैपिटल M छोटा m गुणा हो रहा है बटे d का वर्ग से पृथ्वी की सतह के लिए। पृथ्वी की सतह पर d क्या हो जाएगा, r कैपिटल R हो जाएगा। अतः F बराबर G M इंटू M बटे R स्क्वायर। यहाँ NRI m आएगा स्मॉल m छोटा m। यहाँ पर m तथा छोटा m पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी वस्तु का द्रव्यमान है और r उनके मध्य की दूरी है। यह बल पृथ्वी और वस्तु को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। इसका मान सदैव धनात्मक आता है। प्रश्न संख्या 14, मुक्त पतन से आप क्या समझते हो? उत्तर, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर गुरुत्वीय बल के कारण आकर्षित करती है। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं तो हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। प्रश्न संख्या 15, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। उत्तर, यदि कोई द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान होगा E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। प्रश्न संख्या 16, स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त होने में क्या अंतर है? उत्तर, सामान्यतया हम रोग होना उसे मानते हैं जब हमें किसी प्रकार की कोई असुविधा या शारीरिक परेशानी होती है, परंतु यदि हमें कोई रोग नहीं है इसका अर्थ यह नहीं है कि हम स्वस्थ हैं। यदि किसी रोग के लक्षण नहीं हैं फिर भी यह आवश्यक नहीं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। जैसे कि हम स्वस्थ हैं किंतु अध्ययन में हमारी रुचि नहीं है, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लग रहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। प्रश्न संख्या 17, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, न्यूटन के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया सदा समान और विपरीत दिशा में होती हैं। जब अग्निशमन कर्मचारी पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ता है तो उसे कठिनाई होती है क्योंकि पाइप से पानी की धारा उच्च वेग से निकलती है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार उच्च वेग से निकलता पानी उतने ही वेग से प्रतिक्रिया बल पाइप पर विपरीत दिशा में लगाता है, जिस कारण अग्निशमन कर्मचारी को पाइप को संभालने में कठिनाई होती है। दोस्तों, खंड ब समाप्त हो गया है और खंड श की शुरुआत हो गई है। खंड स के अंदर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 से शुरुआत करेंगे। 1 किलोवाट आर से क्या तात्पर्य है? उत्तर, 1 किलोवाट आर यानी 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होती है। तो 1 किलोवाट आर बराबर 1 किलोवाट गुणा 1 आर बराबर 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड। 1 आर को बदल लिया है सेकंड्स में, तो 60 गुणा 60 यानी 3600 सेकंड हो गए हैं। और 1 किलोवाट को बदल लिया वाट के अंदर, 1000 वाट हो गई और इनको गुणा किया तो ये आ गए 3600,000 वाट सेकंड। वाट इंटू सेकंड होता है जूल, तो ये हो जाएगा 3600,000
यानी 36 लाख जूल, यानी कि 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, या 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर 10 की घात 6 जूल। ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है देखियो, घरों में, उद्योगों में तथा व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को प्राय 1 किलोवाट आवर में व्यक्त करते हैं। 1 यूनिट का अर्थ 1 किलोवाट आवर है। हमारे घरों में जो बिजली यूज होती है उसको इसी यूनिट में व्यक्त करते हैं। प्रश्न संख्या 19, स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल को परिभाषित कीजिए। उत्तर, स्थलमंडल देख लेते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। दूसरा, जलमंडल, पृथ्वी का जल से ढका हुआ भाग जलमंडल कहलाता है। पृथ्वी के लगभग 75% भाग पर जल स्थित है। जल भूमिगत रूप में भी पाया जाता है। और तीसरा है वायुमंडल, पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाने वाला वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। प्रश्न संख्या 20, एनिलिडा के जंतु तथा ऑर्थ्रोपोडा के जंतुओं में क्या अंतर है? एनिलिडा के जंतु तथा ऑर्थ्रोपोडा के जंतुओं में निम्न अंतर है। पहला अंतर, एनिलिडा में क्या होता है, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित, त्रिकोणिक और खंडयुक्त होता है, जबकि ऑर्थ्रोपोडा में इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और शरीर खंडयुक्त होता है। दूसरा अंतर है, एनिलिडा क्या होता है देखिए, इनकी देह गुहा में अंग तंत्र पाए जाते हैं, जिस कारण देह गुहा रक्त से भरी नहीं रहती, जबकि ऑर्थ्रोपोडा में इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, जिस कारण देह गुहा रक्त से भरी रहती है। देह गुहा सीलोम की बजाय हीमोसील होती है। और तीसरा अंतर है, एनिलिडा क्या होते हैं, इनमें जुड़े हुए पैरों का अभाव होता है और ऑर्थ्रोपोडा में इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 21, केपलर के नियम लिखिए। तो केपलर के नियम है, पहला नियम है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य कक्षा के एक फोकस पर होता है। दूसरा नियम है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रीय वेग dA/dt नियत कांस्टेंट रहता है। तीसरा नियम है, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन यानी क्यूब उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है, अथवा r³ r का घन बटे t का घन बराबर कांस्टेंट यानी स्थिर। दोस्तों, खंड ए, ब और स समाप्त हो गए हैं और अंतिम खंड है खंड द। इसमें है निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 22, 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करो। तो दिया हुआ है, टकराने से पहले प्रथम वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m1 बराबर 100 ग्राम बराबर 100/1000 किलोग्राम में बदल लिया है, तो m1 हो गया 0.1 किलोग्राम। टक्कर से पहले प्रथम वस्तु का वेग u1 बराबर 2 मीटर पर सेकंड। टक्कर से पहले दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 यानी कि 200 ग्राम यानी कि 200/1000 किलोग्राम में बदल लिया है, तो 0.2 किलोग्राम आ गया। टक्कर से पहले दूसरी वस्तु का वेग है u2
कितना है 1 मीटर पर सेकंड। और टकराने से पहले वस्तु का कुल संवेग तो हो गया m1u1 प्लस m2u2। और जब m1u1 m2u2 के मान रखेंगे तो टकराने से पहले का कुल संवेग आ जाएगा 0.1 गुणा 2 प्लस 0.2 गुणा 1 बराबर 0.2 प्लस 0.2 बराबर 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया टक्कर से पहले का कुल संवेग। अब टक्कर के बाद जब वस्तुएं टकरा गई हैं उसके बाद का संवेग निकालेंगे। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग है v1 बराबर 1.67 मीटर पर सेकंड। दूसरी वस्तु का वेग v2 निकालना है। टकराने के बाद कुल संवेग हो गया, देखिए द्रव्यमान दोनों में सेम है, तो m1 v1 प्लस m2 v2। टकराने के बाद का कुल संवेग है 0.1 गुणा 1.67 प्लस 0.2 गुणा v2। और संवेग संरक्षण के नियम से आप जानते हैं टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। तो टक्कर से पहले का संवेग कितना है 0.4 हमने निकाल लिया था, बराबर 0.1 प्लस 1.67 प्लस 0.2 इंटू v2। ये टक्कर के बाद का संवेग है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर v2 जो आ जाएगा 0.233 बटे 0.2 यानी कि 1.165 मीटर पर सेकंड। अतः टक्कर के बाद दूसरी वस्तु का वेग 1.165 मीटर पर सेकंड होगा और दूसरी वस्तु पहली वस्तु की दिशा में ही गति करेगी। प्रश्न संख्या 23। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल, इसके बाद में जब इनमें अभिक्रिया हुई तो क्या बन गया, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल हमें प्राप्त हुए। उत्तर अब लिखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, अर्थात कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अतः अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान। और दोनों के द्रव्यमान दिए हुए हैं। सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान है 5.3 ग्राम, ये जोड़ दिया, और एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान है 6.0 ग्राम, ये जोड़ के आया है 11.3 ग्राम। ये आ गया अभिकारकों का द्रव्यमान। तथा उत्पादों का द्रव्यमान बराबर जो उत्पाद हमें प्राप्त हुए हैं, सोडियम एसीटेट का द्रव्यमान प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान, ये हैं 5.3 ग्राम प्लस 6.0 ग्राम बराबर 11.3 ग्राम। और यहाँ देखिए अभिकारकों का द्रव्यमान किसके बराबर है, उत्पादों के द्रव्यमान के। दोनों के द्रव्यमान बराबर आ गए हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया है, ये सिद्ध हो गया है कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों का द्रव्यमान समान है। अतः यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। प्रश्न संख्या 24। परासरण क्या है? कोशिका में परासरण की क्रिया कितने प्रकार की होती है? किन्हीं दो क्रियाओं के बारे में बताइए। परासरण देख लेते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है तब उसे परासरण कहते हैं। जल के अणु वर्णात्मक
पारगम्य झिल्ली से जल की उच्च सांद्रता से जल की निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। यदि हम पादप या जंतु कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो निम्न 3 घटनाओं में से एक के घटने की संभावना होगी। पहली अल्प परासरण, दूसरी सम परासरण, तीसरी अति परासरण। पहली, जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या अर्ध पारगम्य झिल्ली के अंदर या बाहर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा जाता है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है, जिससे कोशिका फूलने लगती है। इस प्रकार का विलयन अल्प परासरण दाबी विलयन कहलाता है। दूसरा, सम परासरण। जब कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाता है जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर होती है, तब कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होती है। ऐसा विलयन सम परासरी विलयन कहलाता है। इस स्थिति में कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।